तो बच्चों इस चैप्टर के लिए आप पहले ये भी सुनिश्चित करें कि आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं। अगर वो आपने देख लिए हैं तभी आपको आगे वाले वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि फिजिक्स के जो वीडियो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए और जहाँ भी आपकी समस्या है वहाँ वीडियो को आप पॉज कीजिए, क्योंकि ये जो ABCD है इसे ही आपको समझनी है। अदरवाइज चैप्टर बिल्कुल ही आसान है और आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्य की आणविक प्रकृति। बच्चों द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ जैसे आप जानते हैं ठोस, द्रव्य और गैस 3 अवस्था में होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम गैस अवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। किसी द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण जिन्हें परस्पर मिलाने पर वह द्रव्य पुनः प्राप्त हो जाए उस द्रव्य का अणु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बराबर दोनों को मिला दिया, क्या आ गया? O2। तो ये भी क्या था? एक द्रव्य था, ये भी द्रव्य है, और वापस जो मिश्रण से हमें प्राप्त हुआ वो भी क्या है? वो भी एक द्रव्य है। तो ये तो हो गया अणु। द्रव्य के किन्हीं 2 अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। ये अब आपने ये सुना है कि रिक्त स्थान होता है, लेकिन वो बहुत ही एंगस्ट्रॉम की कोटि में होता है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसे अंतराणुक स्थान कहते हैं। तो जो 2 अणुओं के मध्य गैस के जो स्पेस होता है उस रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतराणुक स्थान कहते हैं। आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय वैज्ञानिक डाल्टन को दिया जाता है। जैसे आपने नाम सुने, डाल्टन है, नील्स बोर है, रदरफोर्ड है। इनमें जो शुरुआत है वो उसका श्रेय डाल्टन को दिया जाता है। उन्होंने क्या बताया था? चलो पढ़ते हैं। डाल्टन ने की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो यही थी जो इसमें लिखी हुई है, और वो एक आगे तक जितने कंसेप्ट बने हैं वो इसी पर डिपेंड है। कौन सी थी वो बात? चलो देखते हैं। किसी तत्व का सूक्ष्मतम जो अविभाज्य है, जो लास्ट, जैसे किसी पदार्थ को आप तोड़ते जा रहे हो तोड़ते जा रहे हो तोड़ते जा रहे हो, और उसका वो लास्ट कण जो आपसे टूटे नहीं, बिल्कुल सूक्ष्म भाग जिसे हम कहेंगे कि अविभाज्य है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम अवयव को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक तत्व के सभी परमाणु बच्चों क्या होते हैं? सर्वसम, सभी रूप से समान होते हैं। ये नहीं कि एक परमाणु बड़ा हो गया एक छोटा गया, ऐसा नहीं होता है। उनका जो रचना होती है वो सबकी क्या होती है? एक समान होती है। पर ये दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो गुण होते हैं वो अलग होंगे, नाइट्रोजन है उसके गुण भी क्या होंगे? अलग होंगे। तो एक तत्व के परमाणु खुद के तत्वों में समान है, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणु से क्या होते हैं? वो भिन्न होते हैं। अल्प संख्या में कम संख्या होने पर तत्वों के जो परमाणु है वो संयोग करके यौगिक का अणु बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी O+O, तो O क्या है? वो एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु है, और दोनों परमाणु मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? O2 बना दिया। उसे हम क्या कहेंगे? अणु बन गया, और उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ठीक है, और तत्वों के परमाणु, भाई एक तत्व का परमाणु है और दूसरे तत्वों से संयोग कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाता है। तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। डाल्टन के सिद्धांत को द्रव्य का आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? जिसमें डाल्टन ने बताया कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, जो अविभाज्य होती है। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य का आणविक सिद्धांत कहते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आदर्श जो गैस होती है। हालांकि आदर्श गैस एक काल्पनिक कल्पना है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उनको कोई गैस लगभग फॉलो करती है तो उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। तो उसके अणुगति सिद्धांत, क्योंकि उसमें जो अणु होते हैं उसके क्या सिद्धांत होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक गैस जो होती है बच्चों आपको पता है बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कणों का समूह ही क्या होता है? गैस होता है। और गैस में जो अणु होते हैं ये यादृच्छिक है। यादृच्छिक होता है इच्छा अनुसार, उनको आप भान नहीं सकते, उनको किसी टर्म्स और कंडीशन में नहीं डाल सकते आप। वो यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडमली गति करते रहते हैं। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य जो अंतराणुक बल होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि बीच का जो अंतराणुक फोर्स का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से किसी बंध, 2 अणु किसी बंध से बंधे हुए हैं तो अंतराणुक बल होता है। लेकिन आदर्श गैस के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? विचरण करते हैं। उनके आदर्श गैस की स्थिति में उनके मध्य जो बल है वो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि अगर बल लगेगा तो वो विचरण नहीं कर पाएंगे, और गैस क्या होती है? विचरण करती है। गैस के समस्त भागों में गैस का घनत्व है। घनत्व क्या होता है बच्चों? ये भी एक ABCD के रूप में आप फिक्स कर लो दिमाग में, रो बराबर m/v। ये पहली ABCD आपकी शुरुआत हो चुकी है। m का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान। v का मतलब आयतन। ये आप एक एक समझोगे ना तभी इस चैप्टर में आप आगे घुस पाओगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा।
रो क्या है, इसको रो बोलते हैं। रो का मतलब होता है घनत्व है, ठीक है। तो समस्त भागों में जो गैस का घनत्व है यानी इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है उनका, वो क्या होता है, एक समान होता है। ये नहीं कि वो कहीं पर जाकर बड़े हो गए, उनका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। गैस के अणु की पात्र में जो टक्कर है वो क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। आप जानते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में आपने पढ़ी है टक्कर संगत, उसमें प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ आपने टक्कर के बारे में जाना। तो ये कौन सी टक्कर है, ये प्रत्यास्थ है। इसके अंदर क्या खास बात है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, पहले जितना वेग था उतना ही आगे मिलता है। गतिशील अणुओं के द्वारा पात्र की दीवारों पर टकराने से प्रति सेकंड उनके संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे गति एक पात्र पहले यहाँ टकरा रहा है तो संवेग आप जानते हैं क्या होता है, संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर mv, ठीक है। जैसे अब एक दीवार से टकरा गया mv, दूसरे से टकरा गया सेम माइनस mv, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। फिर आप इनको जोड़ते हैं तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बराबर क्या आ जाएगा, -2mv। ये लीजिए चेंज हो गया ना, पहले कितना था -mv था, बाद में क्या हो गया ये -2mv हो गया। फिर दूसरी दीवार से टकराएगा तो +2mv हो जाएगा। तो ये संवेग क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो गैसों की हो गई अणुगति सिद्धांत। अब इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो डेरिवेशन के रूप में है वो है आदर्श गैस के दाब का व्यंजक, प्रेशर का हमें निकालना है व्यंजक, ठीक है। चलो बात करते हैं। ये आपके सामने बच्चों एक घन आकृति है, इस घन आकृति में गैस के अणु है और इस गैस के अणु को हम सॉल्यूशन देंगे लास्ट में दाब के रूप में, प्रेशर, यानी यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में जाकर दाब का सूत्र बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमने यहाँ पर कलरफुल जो दो सतह दिखाई हैं, इन सतहों से क्या होंगे, जो अणु है गैस के वो टकराएंगे, ठीक है। जैसे ये टकरा गया और फिर वही किधर टकराएगा, इस दीवार से टकराएगा, समझ गए आप। तो और बीच की जो दीवार है, जो बीच का डिफरेंस है वो L है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है L, ये आप समझ गए ना। अब ये अणु जब पहले एक ABCD सतह पर टकराएंगे, फिर ये अणु टकराएंगे यहाँ पर EOGF से, या EFGO बोल दीजिए, ठीक है, जो भी है। कलरफुल जो दीवार है इनसे आपस में टकरा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो दोनों दीवारें ये कौन से अक्ष पर है, ये अक्ष पर है। तो मैं केवल इसमें आपको अक्ष का डेरिवेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग y और z का प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमने केवल दो सतह को कलरफुल किया है, ठीक है। चलो आप इसके लिए तैयार हो, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों माना कोई अणु मान लीजिए किसी क्षण c वेग से गति कर रहा है, ठीक है। एक घन पात्र है, उसके अंदर वो c वेग से गति कर रहा है। अब अक्ष दिशा में, अब आपको पता है अक्ष भी होता है, y अक्ष भी होता है और z अक्ष भी होता है। तो तीनों अक्षों के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि उसका वेग क्या है, भिन्न है। चलो पहले अक्ष की बात करें कि अक्ष में गति करता हुआ वेग है, अक्ष घटक उसका u1, उसका एक घटक है वो u1 से पात्र की दीवार पर टकराता है, ठीक है। अब मतलब हमने अक्ष पर जो वेग है उसके मान ले रहे हैं अपन, u1 है, दूसरे का u2 है, फिर ऐसे लास्ट चला जाएगा un, ठीक है, डॉट 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 un। और y एक्स पर अपन लेंगे v1 v2 vn और z पर ले लेंगे w1 w2 wn तक, ठीक है। तो हमने यहाँ u1 ले लिया, u1 से पात्र की दीवार पर टकराता है, ओके। टक्कर प्रत्यास्थ हो रही है, ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है। होने से अणु की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या है, अपरिवर्तित है। मैंने क्या कहा, टक्कर प्रत्यास्थ होती है, और अभी आपको बताया गया था कि टक्कर प्रत्यास्थ होती है जिससे क्या होती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, अपरिवर्तित। लेकिन वेग की दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है। जैसे पहले वो एक पृष्ठ पर टकरा रहा है, फिर उसको वापस वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहली सतह ABCD की, अक्ष दिशा में संवेग। तो बच्चों संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, ठीक है। P बराबर क्या होता है बच्चों, mv होता है। तो m ये क्या हो गया, यहाँ पे वेग कितना माना था अपन ने, u1 माना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, mu1 आ जाएगा। टकराने के पश्चात अक्ष दिशा में संवेग हो गया -m1, रिफ्लेक्शन जिस दिशा में गया था उससे वापस आ गया, ठीक है, -m1। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा, चलो बात करते हैं। डेल्टा px, केवल अक्ष की बात करें, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, डेल्टा px अंतिम संवेग कितना है, -mu1, फिर ये वाला माइनस आ गया, और पहले कितना था, mu1 वो प्लस में था, अब माइनस माइनस दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, डेल्टा px। डेल्टा px क्या है, अक्ष पर संवेग में परिवर्तन, कितना आ गया, -2mu1। अब ये टक्कर से सतह ABCD क्या करेगा, उसको वापस फेंक देगी, टकराएगा, उस अणु दीवार से टकराएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो वापस जाएगा तो जो स्थानांतरित संवेग है वो माइनस का क्या हो जाएगा, दिशा चेंज होगी ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा।
तो हो जाएगा 2mu1, ठीक है, डेल्टा px हो गया। अब ABCD से टकराया और अब कहाँ चला गया, OEFG, जो दूसरा जो कलरफुल से सतह थी चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, उसमें ये टकराएगा। और परस्पर टकराने में तय की गई दूरी, तो पहले घन की भुजा L, फिर वापस घन की भुजा L, तो L प्लस L कितना हो गया बच्चों, 2L हो गया। तो अणु को 2L दूरी तय करने में लगा समय, समय होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो बच्चों हो गई 2L, ठीक है, और चाल कितनी हो गई U1, अपने U1 मानी थी, और समय सेकेंड। तो डेल्टा T बराबर 2L बट्टा U1 सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की। चैप्टर नंबर आपका जो गति के नियम वाला चैप्टर है, उस चैप्टर 5 में, तो उसमें आता है कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं गति के। तो द्वितीय नियम है वो कहता है क्या, कि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल F संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। जब आप इसे बराबर करते हो तो नियतांक लेते हो k का मान होता है 1, तो आता है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, ये आता है। तो हम अक्ष के लिए देखो एफ एक्स बराबर डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी एक्स का मान हमने निकाल लिया, कितना आया था 2mu1 बट्टा समय का भी निकाल लिया जस्ट इससे पहले वाले, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी 2L है, चाल u1 है, u1 जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया 2 से 2 कट गया, बच गया mu1 स्क्वायर बट्टा L, u1 स्क्वायर u1 ऊपर चला गया ना, तो u1 गुणा u1 स्क्वायर और बट्टा L हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास अणु कितने n है, तो और n ही होंगे, एक अणु थोड़ी होता है गैस में तो n अणु पाए जाते हैं। तो एफ एक्स बराबर फर्स्ट अणु के लिए तो कितना आ गया mu1 स्क्वायर बट्टा L, दूसरे अणु के लिए हम वेग मान लेते हैं u2 जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस ऐसे आप लास्ट अणु के लिए चले जाइए तो कितना आ जाएगा mu(n) स्क्वायर अपॉन L आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो m बट्टा L कॉमन आ रहा है, सब में m बट्टा L को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर, ओके। अब हम इसको सिग्मा के रूप में लिख रहे हैं, तो m बट्टा L सिग्मा, और 1 2 3 जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ हम लिख देंगे आई होता है इनिशियल वैल्यू, तो आई ऊपर लगा दिया स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, तो हमने नीचे क्या लिखा है आई बराबर 1, और कहाँ तक लास्ट n तक, यानी यू आई स्क्वायर के फॉर्मेट में ये जुड़ रहे हैं, यानी आई की जगह पहले 1 लगा दो, फिर 2 लगा दो, फिर 3 लगा दो, फिर सबको जोड़ दीजिए, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये एफ एक्स का मान है और m बट्टा L बट्टा में ये L आगे गुणा होने वाला है इसलिए बता रहा हूँ, और सिग्मा यू आई स्क्वायर है। ABCD सतह पर जो आरोपित दाब है, अब दाब देखो सूत्र याद कर लीजिए आप, एक सूत्र याद कर लीजिए, F बराबर माँ, बल लगता है ना जोर लगता है तो क्या होता है माँ की याद आती है, F बराबर माँ, और जब भयंकर जोर लगता है प्रेशर लगता है तो पिताजी की याद आती है पा, F बराबर PA, ठीक है ना। दाब लगता है तो किसकी याद आएगी पिताजी की, PA पा, तो ये पा हो गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा F बट्टा A, ठीक है। तो देखो P बराबर F बट्टा, यहाँ अक्ष लगा दिया, यहाँ अक्ष लगा दिया, ठीक है, ताकि अक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी ना एक सतह के लिए, और वर्गाकार सतह है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा L स्क्वायर। अब एफ एक्स का मान जो मैंने आपको बताया था कि m बट्टा L लिखा हुआ है, तो m बट्टा L और यहाँ पर L स्क्वायर है, तो इंटू L क्या हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। पहले देखिए आप यहाँ ये m बटा L, ये रहा, इस m बटा L के कारण वो जो आगे वाला मान है ये L क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना आप, यहाँ देख सकते हैं आप m बटा L है, आगे आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फिर इसको सब कॉमन है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट un स्क्वायर। अन्य सतहों पर देखो अब इससे ये फायदा हो गया हमें, ठीक है, अन्य सतहों पर अब फायदा ये हो गया कि इससे आप मान निकाल सकते हो y x का, ये लीजिए py बराबर एफ वाई अपॉन L स्क्वायर बराबर m अपॉन L क्यूब, और यहाँ v1 कर देना, ये हमने कंसिडर किए माने हैं कि y x पर जो अणुओं के वेग हैं वो v1 v2 लास्ट vn तक है, और इसी प्रकार से pz का हो जाएगा, ये तो हो गया आपके y x पर, ये लीजिए y x पर, और ये हो गया z अक्ष पर, ठीक है बच्चों, और ये इसमें चला गया, और इसमें हमने गैस के अणुओं का वेग मान लिया W के अकॉर्डिंग, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस लास्ट WN स्क्वायर, ओके। अब बच्चों हमें पता है कि जो गैस होती है, पास्कल ने भी कहा था, पास्कल के नियम के अनुसार जो गैसें होती हैं वो सभी दिशाओं में समान दाब डालती हैं,
तो तीनों का औसत निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे? एक्स अक्ष का दाब प्लस वाई अक्ष का दाब प्लस जेड अक्ष का दाब और बट्टा 3। अब देखो इन तीनों का मान आप एक साथ ले आएंगे तो उसमें 1/3 इंटू एम अपॉन एल क्यूब तो कॉमन आ रहा है, ये हमने एक साथ पहले ही कर दिया, इसमें कॉमन ले लिया। और आगे एक्स अक्ष के अणुओं का वेग हो गया, वाई अक्ष पर अणुओं का वेग हो गया और इसी प्रकार से जेड अक्ष पर अणुओं का वेग हो गया। अब इनमें जो 1 की स्टेप है 1 की स्टेप एक साथ लीजिए, 2 की स्टेप एक साथ लीजिए और इसी प्रकार से लास्ट में एन के स्टेप भी एक साथ लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे 1 की जो स्टेप है, जैसे मैंने कहा था कि जो अणु है वो सी वेग से घूम रहा है तो उसकी भी हम 3 स्टेप मान लेंगे। एक तो मान लेंगे C1, तो यहाँ से हो गया C1, इसका हो जाएगा C2 और लास्ट एन वाले का हो जाएगा CN²। ठीक है, तो ये हो गया P बराबर m/3 L क्यूब C1² प्लस C2² प्लस डॉट 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 CN²। अब बच्चों इसमें देखिए आगे आप C⁻²। अब हमने क्या किया, ये जो C1 C2² है इसका औसत निकाल दिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो उसको हमने भाई जैसे इसमें वर्ग है तो इसमें भी क्या आएगा, वर्ग आएगा। देखो इनमें स्क्वायर लगा हो तो इसमें स्क्वायर आएगा। फिर उसका औसत, ये जो निशान ऊपर लगा रखा है ऐसे, ये वर्ग हो गया और इसका औसत हम कर रहे हैं, मतलब औसत मान राशियों का योग बटा राशियों की संख्या किस रूप में, वर्ग के रूप में। तो हमने वर्ग का ही क्या कर दिया, औसत किया है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्य वेग, कि जो C² है उसका हम क्या करें, औसत। औसत तो हमारा है राशियों योग बटा राशियों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर दीजिए आप ऐसे ऐसे, तो ये जो मान है इस मान के बराबर ही आ जाएगा C²। ओके, अब ये मान हम क्या करेंगे, ये जो C1² प्लस C2² प्लस CN² लिखा हुआ है यहाँ देखिए आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जगह आप ये मान रख दीजिए, ये रख दिया NC²। ओके, चलिए हो गया। अब हमें पता होना चाहिए, ये एक ABCD फिर से एक और आ गई है कि कुल द्रव्यमान बराबर एक छोटे अणु का द्रव्यमान गुणा अणुओं की संख्या। समझ गए ना, एक छोटे अणु का द्रव्यमान गुणा कुल अणुओं की संख्या बराबर कुल द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा गैस का द्रव्यमान। तो m बराबर स्मॉल m इंटू एन, तो ये जो m इंटू कैपिटल N है यहाँ आ जाएगा कैपिटल M आ जाएगा। बच गया क्या, 1/3 बच गया, m बच गया, C² बच गया और बट्टा में आ गया L क्यूब। ठीक है, ये हम इसको लगभग सुलझा कर ला चुके हैं बच्चों, बिल्कुल आसान हो चुका है, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। अब ये L क्यूब होता है ना, ये बच्चों क्या होता है, आयतन। कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या घन का आयतन कितना होता है, A क्यूब, भुजा क्यूब, ये लीजिए भुजा क्यूब। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ V लिख देंगे L क्यूब, और ये हमारा इसमें शानदार एक सूत्र आ गया है जिसे हमें याद रखना है इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए। 1/3 m/v C² और V बराबर L क्यूब क्या है, पात्र का आयतन है। फिर देखो बच्चों, आपको पता है m/v क्या होता है, रो होता है। m/v क्या होता है, रो होता है, रो मतलब घनत्व है। तो यहाँ हमने क्या किया, m/v की जगह रो रख दिया। अब ये सूत्र आप दिमाग में फिट कर लीजिए और ये भी फिट कर लीजिए, इससे हम क्या करेंगे, आगे आने वाले सभी टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, ये फिर से एक ABCD आ गई कि 1 मोल के लिए जो गैस का अणुभार है वो आप नीचे A लगा दीजिए। ठीक है, और Na क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है। तो इसी प्रकार से जो कुल संख्या है उसको भी आप अवोगाद्रो संख्या के अकॉर्डिंग कैपिटल N दिखा दीजिए, मतलब स्मॉल n कैपिटल N दिखा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ केवल M लिखा हुआ था वहाँ हमने Ma लिख दिया यहाँ से। ठीक है, और बट्टा में क्या है, V है, और ये एक हमारा शानदार सूत्र प्राप्त हो चुका है किसका, औसत दाब का, P का। ठीक है, अभी और चलते आगे। अब इसमें आएगा अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, ये लीजिए वर्ग माध्य और मूल वेग इसको कहते हैं, और ये होता है इक्वल CRMS। ठीक है भाई, रूट करना है, उसका औसत निकालना है, मीडियम वैल्यू निकालनी है और स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर फिर मीडियम वैल्यू औसत के लिए और फिर रूट। ओके, तो ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जस्ट इसमें लिखा था C1² प्लस C2² प्लस CN²/n। जो गैस के जो अणु थे उनके वेगों का औसत मान निकाला था हमने वर्ग के रूप में। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, जैसे इसका वर्गमूल कर दिया और इसका भी वर्गमूल कर दिया और ये स्टेप आ गई। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बताया, ये लीजिए क्या आ जाएगा, CRMS आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे CRMS, ये लिख दिया CRMS बराबर रूट C1² प्लस C2² प्लस डॉट डॉट CN²/n। और ये भी आपको भी बताया मैंने कि C उसका वेग वर्ग स्क्वायर फिर उसका औसत फिर उसका वर्गमूल, C वर्ग माध्य और वर्गमूल। ठीक है,
और अब इसका अगर वर्गमूल आपको हटाना है तो दूसरे पक्ष का क्या करना होगा, स्क्वायर, या ये कह दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये आ गया सी स्क्वायर RMS, ये आ गया सी स्क्वायर का औसत। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ काम आने वाली है, देखो यहाँ काम आने वाली है। यहाँ इस सूत्र में पहले लिखा हुआ था 1/3 m/v और ये लिखा हुआ था सी स्क्वायर औसत, ऐसे लिखा हुआ था। तो हमने अब इसकी जगह क्या कर दिया, यहाँ से ये मान रख दिया सी स्क्वायर RMS, शानदार सूत्र ये। और फिर से m/v के रूप में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रो को रख दिया। बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अणु की माध्य गतिज ऊर्जा। तो माध्य गति ऊर्जा क्या होती है, इसे आपको पता है E = 1/2 mv²। लेकिन हम यहाँ v तो अणु की जो वेग है वो हमने c मानी है, तो ये लीजिए c का औसत, सी स्क्वायर उसका औसत। फिर n अणुओं की बात करें तो इसको n से गुणा कर दीजिए, n से गुणा किया तो ये आ गया mn। और mn क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक अणु फिर टोटल अणु बराबर कुल द्रव्यमान कैपिटल M। ये जो ABCD है ना बच्चों, यही आपको समझनी है। इनसे क्या है, आपके सारे टॉपिक इजी गोइंग आसान हो जाते हैं। तो ये हो गया E बराबर 1/2 m × c² का औसत। अब एकांक आयतन में प्रति इकाई आयतन कितना होगा, तो प्रति का मतलब बट्टा में v लगा दीजिए, ये लीजिए बट्टा में v लगा दिया, और v लगाते ये बन गए वापस क्या, घनत्व है। और ये एक और सूत्र आ गया E = 1/2 ρ c²। जितने सूत्र बनने सारे यहीं बन जाएंगे आपके, आगे आपके इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बच्चों फिर से देखो, समझो इसको कि n संख्या, भाई मौलिक संख्या बराबर अणुभार बटा गैस का ग्राम अणुभार। तो कैपिटल M बराबर क्या होता है, m × n। तो इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, m × n ही, तो m से m कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n बराबर n/n। ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि जैसे गैस के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणु की जो संख्या है वो क्या होती है, अवगाद्रो नंबर होती है 6.023 × 10⁻23 n अवगाद्रो नंबर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अवगाद्रो नियम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किसी गैस के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है। जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है कि Na अवगाद्रो नंबर कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23 होती है। और अभी हम पढ़ रहे थे 1 मोल गैस की माध्य गति ऊर्जा कितनी आई थी, 1/2 m c²। हमने बटा में v लगा दिया। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो v है ना, इसको आप ऊपर ले जाइए तो क्या हो गया, PV बराबर, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। जितने का आप ऊपर भाग गुणा करें उतने का आप बट्टा में भी गुणा कर दीजिए, ताकि 2/2 1 होता है, तो वो हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। देखो 2 से गुणा कर दिया ऊपर और 2 से नीचे भाग कर दिया। ठीक है। तो अब ये बन गया सूत्र किसका, अभी ऊर्जा निकाली थी अपन ने, उसका बन जाएगा ये। देखो PV बराबर 2/3 और ये क्या बन गई, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के रूप में हमने लिख दिया EK, के यानी काइनेटिक होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, ये होगी EK। और ये क्या आ गया, देखो दोबारा 2 फिर बट्टा में 3 और ये आ गया ऊर्जा के रूप में, सूत्र बन गया 1/2 m c² औसत हो गया। तो P बराबर आ गया 2/3 EK बार। तो यहाँ गैस EK क्या है, गैस की माध्य गति ऊर्जा, ये गैस शब्द नहीं आएगा, यहाँ EK आएगा। EK बराबर गैस की माध्य गतिज ऊर्जा है। अब बच्चों देखो ये V है ना, इसको वापस ले आइए, आप यहाँ ले आइए, तो ये क्या आ जाएगा, बट्टा में V आ जाएगा। तो P बराबर 2/3 ये गतिज ऊर्जा बट्टा आयतन, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। औसत आदर्श गैस के औसत दाब का व्यंजक। ठीक है। जो क्या होता है, औसत दाब किसके बराबर होता है, एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा, यानी EK बार का 2/3 गुना होता है इकाई आयतन, यानी V का मान तो 1 मान लेंगे, V का मान 1 कर दोगे तो क्या बचेगा, 2/3 EK बार, उसका क्या होता है, औसत गति ऊर्जा का 2/3 गुना होता है। तो बच्चों बिल्कुल आपके डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 13.1 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम × मीटर-3 घात में है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ATM होता है एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, पर जलवाष्प का घनत्व 0.6 किलोग्राम मीटर-3 है। एक अणु के आयतन को कुल अणुओं की संख्या से गुणा करने पर, क्या कह रहा है, एक अणु के आयतन को कुल अणुओं की संख्या से गुणा करने पर हमें आणविक आयतन प्राप्त होता है। यानी इसी लाइन से आपको ये सवाल सोल्व करना है। ताप और दाब की उपरोक्त अवस्था में जलवाष्प के कुल आयतन, एक तो आयतन और उसके आणविक आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे इजी गोइंग कर सकते हो, ध्यान दीजिए अब इसके अंदर। चलो करते हैं। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
जल वाष्प घनत्व 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैसे भी याद कर लेना, आपके जनरल साइंस में काम आ जाएगा, जल का घनत्व कितना होता है। अब जैसे आप जानते हैं कि रो समानुपाती 1/v, तो आप इसको लिख सकते हैं ρ1 बटा ρ2 बराबर v2 बटा v1। ये रो उल्टा है किसके, v के, तो 1 वाला नीचे जाएगा v1, यानी घनत्व ऊपर है तो उसका आयतन नीचे होगा, ρ1 का आयतन नीचे होगा। इसी प्रकार से ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो जलवाष्प का आयतन तो जलवाष्प का घनत्व है, दोनों एक दूसरे उल्टा हो गए ना। और ऐसे ही जल का आयतन और जल का घनत्व, यानी जल जल रिवर्स हो गए ना, और जलवाष्प जलवाष्प। भाई ρ1 इसको एक आयतन है, एक को v1 मान लो तो ρ1 नीचे जाएगा। इसी प्रकार से ये इसको v2 मान लो, ρ2 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान रख दो जल का घनत्व आपको दिया हुआ है 1000 और जलवाष्प का घनत्व 0.6, और ये किसके लिए निकाले अपने, जल के दिए गए द्रव्यमान के लिए। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1/6 गुणा 10⁴ गुणा जल का आयतन। ये v है ना, v की जगह आ जाएगा जल का आयतन। ये हमने सेम इसमें इसको गुणा कर दिया और ये आ गया गुणा v का मतलब क्या है, जल का आयतन। ठीक है, अब ये एक वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को आगे ले सकते हैं। अणुओं का आणविक आयतन, ये हमें सवाल में लिखा हुआ है, अणुओं की संख्या गुणा अणु का आयतन। तो वाष्प अवस्था में आणविक आयतन एवं जल अवस्था में द्रव अवस्था में आणविक आयतन क्या होगा, समान होगा। यानी जो अणु है वो वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में क्या है, एक समान है। तो जलवाष्प का आयतन बटा आणविक आयतन। अब जैसे आप वो मान रखोगे तो गुणा v है ना, बटा आणविक आयतन में v आ जाएगा, तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा 1/6 गुणा 10⁴ आ जाएगा। ये इसका आ गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13.2 है। उदाहरण 13.1 की सहायता से आपको इसमें करना है दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके जल के एक अणु का आयतन ज्ञात करना है। चलो करते हैं। 1 मोल जल की मात्रा, ये आपको रसायन विज्ञान में आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे H2 है तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के कितने हो गए 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो 1 मोल जल की मात्रा 18 ग्राम, ये हो गया किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 का भाग दे दिया 6.02 गुणा 10⁻23, क्योंकि 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो जल के अणुओं की संख्या कितना होगी, जल अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, m बराबर 1 मोल में कितने हैं, तो 6.02 गुणा 10⁻23 में उपस्थित है 0.018। ठीक है, इसलिए 1 में होगा 0.018 बट्टा 6.02 गुणा 10⁻23। एक एक नियम से कर सकते हैं आप इसे। सोल्व कर दिया, ये आ गया इसका 2.99 गुणा 10⁻26 किलोग्राम क्यूब। अब आयतन क्या होता है, रो बराबर होता है m बटा v, तो m का मान तो ये हो गया, और घनत्व हमें पता ही है। जैसे आप इसने कहा है कि सवाल एग्जाम्पल 13.1 की सहायता, लेकिन हमें तो वैसे भी याद है ना कि जल का घनत्व कितना है, 1000 है। सोल्व कर दीजिए, ये आ गया। और अब देखो आयतन, जल का अणु हम माने, अणु कैसा माने, गोलाकार, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर 2.99 गुणा 10⁻29 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी सूत्र से यानी r³ का मान निकालना है, 4/3 पाई कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में, उसको सोल्व करेंगे। तो देखो 4/3 बट्टा में आ गया, 3 चला गया ऊपर, बट्टा 4 पाई नीचे मान रख दिया। इसको सोल्व करते हैं 1/3 के रूप में, ये आ गया 7.14 गुणा 10⁻30 और 1/3 लगभग 2 गुणा 10⁻10 मीटर, r बराबर 2 एंगस्ट्रॉम। ओके, एग्जाम्पल 13.3 है बच्चों। जल के अणुओं के बीच औसत दूरी अंतर परमाणुक दूरी, ध्यान रखना गैस के अणुओं के मध्य जो अंतर परमाणुक दूरी है वो हम एंगस्ट्रॉम 10⁻10 में लेते हैं। इसके लिए आप उदाहरण 13.1, 13.2 में दिए गए मानों का आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी आसान सही है। उदाहरण 13.1 से बच्चों, जल के किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए जल वाष्प का आयतन, ये हमने 13.1 पहले एग्जाम्पल में सोल्व किया था। वाष्प अवस्था में जल अणु द्वारा घेरा गया आयतन भी 10⁻3 गुना बढ़ जाता है वाष्प के अंदर भी, और त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, v 1/3 बराबर 10 गुना बढ़ जाएगी। तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 गुणा 10 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना आ गया 20 एंगस्ट्रॉम। उदाहरण 13.2 की सहायता से हमने निकाला था ये मान, ये इसका आंसर है। दो अणुओं के मध्य औसत दूरी कितनी हो जाएगी, उनका व्यास 2r, और r का मान कितना है 20 है, तो ये कितना आ गया 40 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने गैसों के अनुगति सिद्धांत की चर्चा की कि गैस है वो स्वतंत्र रूप से किस प्रकार से विचलित करती है और क्या क्या उसमें खास बातें होती हैं उनके बारे में हमने जाना है। और साथ में हमने औसत दाब का सूत्र प्राप्त किया, लेकिन उस सूत्र में भी हमने क्या किया, बहुत सारे सूत्र जो ABCD थी जिसकी मैं बात कर रहा था वो हमारे माइंड से गुजरेगी कि कहाँ रो का सूत्र आता है, रो बराबर m/v होता है,
स्मॉल एम क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, इन सबको ध्यान से आप समझना। इनको समझ जाओगे तो आगे चैप्टर में आपकी कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, अब इससे हम क्या करेंगे, इन सभी ABCD को समझने के बाद अब हम ये देखेंगे कि जब हम ताप देते हैं तो गैस के अणु किस प्रकार से विचलित होते हैं और कैसे ये आदर्श गैस की कंडीशन को फॉलो करते हैं, उनकी पालना करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।